नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। 1947 के बाद से भारत में लगातार लोकतंत्र जिंदाबाद है और रहेगा। लोकतंत्र की ताकत उसमें रहने वाले लोग होते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के लिए, लोगों की वजह से और लोगों की सरकार। हमारे इस न्यूज सेगमेंट का उद्देश्य भी लोकतंत्र में रह रहे लोगों को जागरूक करना और उनको उनकी ताकत का एहसास कराना है। हमारा जरिया खबरें हैं, तो हम लोकतंत्र से जुड़ी हर उस खबर और उसके सटीक विश्लेषण को आप तक पहुंचाते हैं जो आपको हर फैसले में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद। सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर हम आज लोकतंत्र जिंदाबाद में चर्चा करेंगे और जिन खबरों का लोकतंत्र से सीधा सरोकार है। सबसे पहली खबर है यूपी के अमरोहा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आज फिर बोला है हमला। भारत जब आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देता है तो कुछ लोगों को रोना आ जाता है, ये प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का मुस्लिम लीग के बहाने कांग्रेस पर हमला हुआ। कहा मुस्लिम लीग एक वायरस है, इस वायरस से संक्रमित हो गई है कांग्रेस। ट्वीट के जरिए ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी के मोदी की सेना वाले बयान पर चुनाव आयोग सख्त है, मांगा है जवाब और यूपी सीईओ से इस बारे में मांगी है रिपोर्ट। इससे पहले इंडिया न्यूज के कार्यक्रम मंच में भी वो योगी की सेना वाले रिमार्क्स पर कह चुके हैं कि मोदी की सेना कहना गलत नहीं है। वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर हमला। बिहार मोदी का नहीं है, हमारा है। 2020 में मोदी के साथ नीतीश को भी बिहार से भगाएंगे, ये कहा है राबड़ी देवी ने। नेशनल हेराल्ड हाउस केस में एजेएल को बड़ी राहत, फिलहाल खाली नहीं करना होगा दिल्ली का नेशनल हेराल्ड हाउस। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और आखिर कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनको हम नहीं ले सकते? बिल्कुल, कुछ ऐसी खबरें जो बुलेटिन में नहीं दिखाएंगे। नेताओं के ऐसे बयान जो कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाए, ये हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली कोई भी खबर हम लोकतंत्र जिंदाबाद में नहीं दिखाएंगे। देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील खबरें भी हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद की। और शुरुआत इस राजनीतिक दल की, जो कांग्रेस नाम का राजनीतिक दल है, उसकी सबसे बड़ी उहापोह की कि वो आपके साथ क्या करे, आपको गले लगाए, उसको तलाक दे दे। गले तो लगाया नहीं है, शादी हुई नहीं है, तो तलाक 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 नहीं होगा। तो अब ये तीन तलाक के बिल पर जो कांग्रेस का कंफ्यूजन था, ठीक उसी तरह का कंफ्यूजन कांग्रेस को अब हो गया है। मेरे ख्याल से इस चुनावी सीजन की ये सबसे बोरिंग स्टोरी है। ये वो दोनों तो कंफ्यूज है, हम भी कंफ्यूज है, क्योंकि बाहर ही मैं प्रोड्यूसर, अंदर घुसने से पहले मैं ये बोलती है कि हर रोज हम ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं। आज अलायंस हो रहा है, आज नहीं हो रहा है। मैंने कहा ये फाइनल कब तक हो जाएगा, और मतलब चुनाव से पहले हो जाएगा या नहीं? मैं आपको ये भी बता दूं कि आज भी इस पर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को नहीं पता ये अलायंस होगा कि नहीं होगा। ये कांग्रेस को नहीं पता। और मजे की बात, मजे की बात ये दुविधा तो बनी हुई है, लेकिन चूंकि मामला फिल्मी भी चल रहा है, उर्मिला मातोंडकर भी कुछ कह रही है, तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं। मनीष भाई, वो आपको हिंदुत्व सिखा रही है। हिंदुत्व क्या है, अब आपको ये उर्मिला मातोंडकर सिखाएंगे, उसकी भी बात करेंगे। क्या करे कि ना करे। रही है बात सुन के। नहीं, मैं मुस्कुरा नहीं रही हूँ ये बात सुन के, मैं आपकी टिप्पणी सुन के कि उर्मिला मातोंडकर अब आपको हिंदुत्व समझाएंगी। ये आपने बात बोली, तो मैं बस बटन करने ही वाली थी। मैंने कहा जब आजकल सभी लोग हिंदुत्व की परिभाषा दे रहे हैं, तो उर्मिला मातोंडकर क्यों नहीं? यहाँ पे महिला सशक्तिकरण आ जाता है। बहुत अच्छी बात, पीछे नहीं हटने वाली। अलग परिभाषा बता रहे हैं, वो मुस्लिम लीग की बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक नजर डाल लें कि क्या हो रहा है आपके गठबंधन पर। बिल्कुल, खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच में गठबंधन की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, ये लगता है प्रोड्यूसर ने लिखा है, हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। सूत्रों के हवाले से अब ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी गठबंधन के लिए मान गए हैं और दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हो सकता है। हालांकि सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, जिस पर बातचीत अभी चल रही है। आखिर बातचीत अभी भी चल रही है, लेकिन फिर सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस 4 सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। मुझे लगता है दीपक सर, आप एक कपड़ा लाइए और तस्वीर को साफ करिए। तस्वीर को साफ करिए, और मुझे लगता है अब तो हमें रिपोर्ट सुना है, मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से।
जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से। किसकी तस्वीर से जी नहीं भर रहा है? मुझे ये पता कि अब आप तस्वीर से राहुल गांधी का जी नहीं भर रहा है। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर से राहुल गांधी का जी नहीं भर रहा है। एक चीज जो हम पत्रकारिता में है, अपने सूत्र नहीं बताते, लेकिन मुझे लगता है अब बनता है कि हम ये पता लगाएं कम से कम ये कांग्रेस के सूत्र चलवा रहे हैं खबरें या आपके सूत्र हमें बता रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन की बहुत जरूरत है। आपने दीपक भाई ने तस्वीर की बात की आंचल, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल इस समय तस्वीर से तकदीर देख रहे हैं। तस्वीर से तकदीर, मैं तो गाना उनके लिए समर्पित कर रहा हूं कि मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से। ये वो अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को देखते हुए गा रहे हैं। लेकिन क्या करें कि ना करें कि कैसी मुश्किल है। और दूसरी आप मुझे लग रहा है कि ये उर्मिला मातोंडकर के रंग में पूरी तरह से रखे हुए, ये हिंदुत्व का रंग है, ये हिंदुत्व का रंग से दूसरा हिंदुत्व का रंग आज नहीं, मैं नहीं कहती सैफरन हमारे देश का रंग है, वो हमारे तिरंगे का रंग है। कलर पीताम्बर वस्त्रधारी हमारे भगवान विष्णु, ये वही कलर है। नहीं, ये माइल्ड ऑरेंज है। ये शुभ संकेत भी तो होता है। अब आप इसका अंग्रेजी ढंग से परिभाषित नहीं, ये सैफरन है। अब ये हिंदुत्व का कलर है कि भगवान विष्णु का, ये बता दीजिए। ये जिस आंख में जो रंग दिखता है वो उसी को देखती है। मुझे जाकी रही है भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी। और मैं जिस शहर से आता हूँ संतरे का रंग भी तो हो सकता है। चलिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे के पास। ब्रजेश, और आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? और मैं इन तमाम सूत्रों को लेकर बड़े कंफ्यूज हो चुका हूं जो कांग्रेस और आपके अलायंस की बात करते हैं, क्योंकि 3 बार अलायंस टूट चुका है, 3 बार अलायंस हो चुका है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने विशाखापट्टनम में कहा था कि राहुल गांधी अलायंस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी अब कैसे मान गए? देखिए दीपक, हमें ये समझना होगा कि दोनों के लिए बेहद पेचीदा स्थिति है और इसी की वजह से ये बात कई बार बनके बिगड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी की राजनीति एंटी कांग्रेस प्लैंक पे थी और इसी के चलते ये कई लोगों को नहीं पच रहा था और जिस तरह का प्रोमिनेंस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ले लिया था वो कांग्रेस के गले नहीं उतर रहा था। इसी के चलते और शीला दीक्षित की हठधर्मिता के कारण ये जो अलायंस है ये परवान नहीं चढ़ा पा रहा था। दिल्ली के बड़े नेता और दिल्ली के कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने साफ तौर पर कर दिया था कि यदि ये अलायंस नहीं होगा तो हम किसी भी सूरत में दिल्ली में नहीं जीत पाएंगे। और अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि यदि केवल दिल्ली सेंट्रिक आप अलायंस चाहते हैं तो सीटों की संख्या हम तय करेंगे और वो होगी 6। अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि हरियाणा और पंजाब दोनों जगह दिल्ली के अलावा एक कांग्रेस उन्हें कुछ सीटें दे लड़ने पर, जिससे वो दिल्ली में अपनी सीटों की संख्या को 4-3 या 5-2 पर करने को तैयार होंगे। जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक ब्रॉड सहमति बन गई है कि वो हरियाणा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी तक कोई सहमति नहीं दिखाई। उन्होंने साफ कह दिया है कि वहां से वो कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन जैसे ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्थिति सामने आई है उससे लग रहा है कि एक ब्रॉड अलायंस की एक तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली में 4-3 या 5-2 क्या बनता है, सीटों की क्या बंटवारा होता है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। ब्रजेश, ये बता पाएंगे कि ये ब्रॉड सहमति का औपचारिक ऐलान कब तक हो जाएगा? चुनावों से पहले तो हो ही जाएगा, हम प्रिज्यूम करें। देखिए, जब तक सीटों की संख्या तय नहीं हो जाती और जब तक कांग्रेस ये नहीं तय कर पाती कि हरियाणा में वो आम आदमी पार्टी को कितनी सीट देगी, तब तक इसका औपचारिक ऐलान होना मुश्किल है। लेकिन ये तय है कि एक ब्रॉड एग्रीमेंट जो माना जा रहा था, जो अभी तक इल्यूड कर रहा था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, वो अड़चनें अब दूर हुई मानती हैं। यदि आखिरी में कांग्रेस की तरफ से कोई तेज चढ़ जाए कि नहीं, हरियाणा में हम 1 सीट से ज्यादा नहीं देंगे और आम आदमी पार्टी 2 सीट चाहती है, तो उस स्थिति को छोड़कर एक ब्रॉड एग्रीमेंट तैयार हो गया। बस केवल सीटों की संख्या तो अगले 1-2 दिन के अंदर उम्मीद की जा रही है कि फाइनल हो जाएगा। दिल्ली का चुनाव 6ठे चरण में है, तो अभी दोनों पक्षों के पास काफी समय है। हरियाणा के चुनाव की आपने बात की, तो पंजाब तक आम आदमी पार्टी इस अलायंस को ले जाना चाहती है। क्या कांग्रेस ने पंजाब के लिए साफ साफ ना कर दिया है? देखिए दीपक, जो अभी तक हमारी बातचीत हुई उसके अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ मना कर दिया है कि वो पंजाब में आम आदमी पार्टी को कोई भी जगह नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि कांग्रेस वहां एक सक्षम पार्टी है और वो किसी भी सूरत में सारी सीटें अपने दम पर जीत पाने में सक्षम है। और ये एक बहुत बड़ा पेच था जिसकी वजह से हरियाणा और जिसकी वजह से ये बात नहीं बन रही थी। लेकिन अब हरियाणा में जबकि कांग्रेस तैयार हो गई है सीट समझौता करने के लिए, तो ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अभी हरियाणा और दिल्ली को लेकर जो ब्रॉड एग्रीमेंट है उस पर तैयार हो जाएगी।
चलिए ब्रजेश, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। हम भी देखते हैं कि आखिरकार कांग्रेस और आपका अलायंस कब होता है। हम भी देखते हैं। मैं ऐसे देख रहा हूं कि मैं कोई दावा करने वाला हूं कि कांग्रेस अगर और आम आदमी करती है तो हम या जनता कहीं उनके कान न पकड़ ले। ये मुझे एक्चुअली ये भी समझना है आपसे कि ये आप और कांग्रेस एक दूसरे को अभी तक सस्पेंस में रखे हुए हैं या बीजेपी को भी सस्पेंस में रखे हुए हैं? वो खुद सस्पेंस में है। वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि उनको अलायंस करना है या नहीं करना है। और इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस को लगता है, और कांग्रेस की लीडरशिप में जो तीनों उनके वर्किंग प्रेसिडेंट है और शीला दीक्षित, उनको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी से अलायंस किया गया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे ये सिर्फ अजय माकन है जो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपके साथ अलायंस हुआ तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, मुझे इस पे भी डाउट है। मुझे ये लगता है कि वो उन्होंने तबीयत खराब का हवाला देकर जो एकदम से एक्टिव पॉलिटिक्स से उस वक्त पीछे हुए थे, थोड़े टाइम के लिए उनका इलाज भी चला, लेकिन आंचल जी आपकी मतलब देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है राजनीति के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने के लिए लिखी जाती है। जैसे वेंकैया नायडू ने स्टेप डाउन किया था 2004 के अंदर, जब यूपीए की सरकार बन गई थी, उस वक्त उन्होंने स्टेप डाउन किया था लालकृष्ण आडवाणी जी के फिर से आने के लिए। तब वेंकैया नायडू जी की पत्नी की तबियत बड़ी खराब थी। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला दिया था कि मेरी पत्नी की तबियत बड़ी खराब रहती है, मुझे अब बैंगलोर या चेन्नई हैदराबाद रहना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, तो मैं ज्यादा पार्टी का कामकाज नहीं देख सकता हूं। लेकिन उसके बाद वो कभी हैदराबाद नहीं गए। ये एक हकीकत है। और ऐसे कई सारी प्रेस रिलीज लिखी जाती है जिसमें तबियत खराब होती है, काम का हवाला दिया जाता है, पारिवारिक कष्टों का हवाला दिया जाता है। अजय माकन जो 2014 में हाल हुआ और उसके बाद से दिल्ली में लगातार कांग्रेस एकदम हाशिए पे पहुंच गई है, जीरो पे आ गई है। ऐसे में अजय माकन के स्टेक्स, मैं पॉलिटिकली आपसे समझना चाह रही हूँ, खुद कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसे भी और चाहे इसे ब्लैकमेल कह लीजिए, लेकिन मेरी ये परसेप्शन है कि उन्होंने वैसे भी बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर उस लिहाज से भी देखा जाए तो खुद कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी को उन्होंने जीरो पे पहुंचा दिया। लेकिन इतनी से उनकी है कि उनकी बात को सुना जाए और फिर आपसे अलायंस किया जाए, या ये अर्थमेटिक क्या है जो कांग्रेस में अभी तक कंफ्यूजन बनी हुई है? देखिए, कंफ्यूजन सिर्फ इतना, आपने बचपन में छुपन छुपाई का गेम खेला है कभी? बहुत खेला है। बहुत खेला है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं बच्चे जब लड़ लेते हैं तो बोलते हैं या तो हम अपनी शर्तों पे खेलेंगे या खेल बिगाड़ेंगे। तो यहाँ या तो हम अपनी शर्तों पे खेलेंगे या खेल बिगाड़ेंगे। कांग्रेस के आधे लोग ऐसा कर रहे हैं। अजय माकन पार्टी के अध्यक्ष पद से इसलिए नहीं हटे थे क्योंकि आम आदमी पार्टी के कांग्रेस क्लोज आ गई थी और वो कतई नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी की रैली में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि आए। संजय सिंह उस रैली में आए थे, अजय माकन को उसकी जानकारी नहीं थी। इस बात से अजय माकन इसी को कहते हैं राजनीति। मेरे ख्याल से दीपक भाई, आप जो कह रहे हैं और जो आंचल कह रही थी, ये वैसा है, न दरवाजे बंद है न दरवाजे खुले हैं। अब खिड़की खुली हुई है, खिड़की और डॉक्स खुली हुई है। और ये वही अजय माकन है ना, दरवाजे खुले हैं, तो मैंने कहा खिड़की खुली हुई है। ये राजनीति को देखिए, अजय माकन जो खासे खफा थे उस वक्त इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की उस जो दिल्ली में ही हुआ था, यहाँ पर राजघाट के पास जो उनकी रैली हुई थी, उसमें वो चाहते थे कि आपका कोई ना आए और संजय सिंह पहुंच गए थे और इसीलिए वो पार्टी में खुद को उन्होंने विड्रॉ किया। और आज की तारीख में वही शीला दीक्षित हैं जो मेंटर रही हैं अजय माकन की, और अजय माकन एक दूसरी दिशा में हैं। वो मेंटर तो अरविंद केजरीवाल की भी रही हैं। वो मेंटर अरविंद केजरीवाल की भी रही हैं। अरविंद ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ शीला दीक्षित जी इस चीज को नकार नहीं सकते। शुरुआती दिनों में इनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार के खिलाफ पड़ने वाले वोट को अगर हम डिवाइड कर लें, निकाल लें, तो बीजेपी के वोट अरविंद केजरीवाल काट लेंगे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल नाम की एक फोर्स को खड़ा किया गया ताकि कांग्रेस एक बार फिर से चौथी बार इलेक्शन निकाल ले। लेकिन अरविंद केजरीवाल बीजेपी के वोट खाने के बजाय शीला दीक्षित के पूरे वोट खा गए और अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत गए। तो राजनीति में कब किसके लिए वो खड़ा किया जाता है और कब किसका क्या परिणाम हो जाता है, जैसे आप ये परिणाम देख रही है ना, पहले आपसे नाराजगी, अब आपसे दोस्ती, सिर्फ शीला दीक्षित का खेल बिगाड़ने के लिए। लेकिन और कोई नाना करते प्यार कर बैठेंगे कि नहीं? करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे, ये भी गाना है आगे। तो इनकार था, इकरार होगा कि नहीं? और इसमें अगर ये पुराने जमाने का, हमारे जमाने का कभी हाँ कभी ना है ये भी आपके जमाने का है। कभी हाँ कभी ना, देव डी की बात करो, उसका गाना गाओ जी।
देवदी का कौन सा गाना ये मुझे नहीं पता। आज आप दोनों बहुत ज्यादा सिंगिंग सॉन्ग के मूड में लग रहे हैं और मनीष भाई फिर चलते चलते आपको गाना गवाएंगे फिर हम ऊपर से का कौन सा गाना ये मुझे नहीं पता। आज आप दोनों बहुत ज्यादा सिंगिंग सॉन्ग के मूड में लग रहे हैं और मनीष भाई फिर चलते चलते आपको गाना गवाएंगे फिर हम ऊपर से। देखिए ऊपर से कहा जा रहा है बार बार अनुभा चिल्ला रही है ब्रेक ब्रेक, उसको गाने बिल्कुल पसंद नहीं। अनुभा अच्छे से गाने सुनो ब्रेक में और हम ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं और फिर से एक बार बात करेंगे चुनाव की। लेकिन आज माहौल फिल्मी है क्योंकि उर्मिला मातोंडकर बता रही है कि हिंदुत्व क्या हो सकता है, हिंदुत्व की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इसका भी विश्लेषण करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। और अब बात बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने चुनाव को लेकर एक ट्वीट किया है और बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम लीग को एक वायरस कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस वायरस से संक्रमित हो चुकी है। योगी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जीत गई तो ये वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। वहीं एक दिन पहले काशीपुर में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा था कि केरल में उनका देश का विभाजन कराने वाले संगठन मुस्लिम लीग के साथ सीक्रेट एजेंडा है। तो मुस्लिम लीग, योगी जी कंफ्यूज तो नहीं हो गए किस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं? ये इंडियन मुस्लिम लीग की जो बात कर रहे हैं, एक तो मुस्लिम लीग जब हम बात करते हैं इकबाल की और टू नेशन थ्योरी की, एक मुस्लिम लीग वो है जो अलायंस पार्टनर है केरल में चुनाव की। जी मुझे पता, आपको पता है। ये अहमद उसके नेता हैं। तो उन्हीं में, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी ने पर्चा भरा है, इसके कनेक्शंस वहां से जोड़े जाने चाहिए। लेकिन सिर्फ वायनाड से पर्चा भरने राहुल गांधी, जहां पर उनकी पार्टनर विद डूबियस बैकग्राउंड मुस्लिम लीग है, उससे मतलब नहीं है। मेरे को लगता है नजर और निशाना जो है, जो 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज 11 अप्रैल पहले फेज में यूपी में जा रही हैं, उसमें मुजफ्फरनगर है, कैराना है, सहारनपुर है, वो सारा वेस्टर्न यूपी का इलाका है जिसे पोलराइज करना मजबूरी है योगी आदित्यनाथ की। इसलिए हम ये तेवर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है मनीष जी? दीपक भाई, मुझे ये लगता है कि कुल मिलाकर तुष्टीकरण का भाव इसमें दिखाई देता है कि भाई दोनों चीजें पटी हुई नजर आ रही हैं, दोनों बटे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी का मेरे ख्याल से लाभ, फायदा और अभूतपूर्व बेमिसाल तरीके से लेने का ट्वीट और ये जो सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जरिए नेता करना जान गए। लेकिन एक चीज आप देखिए, जो इनके जुमले आते हैं, भाई संक्रामित हो गई है, जो जुमलों के जरिए वो तंज कसते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे दिमाग नेता का नहीं, कोई एक एजेंसी जरूर है जो जुमले लिखती है। नहीं, दिमाग ये प्योरली 100% मैं दावे के साथ मनीष भाई कह सकता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ का दिमाग है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के दिमाग उसी तरह चलता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से ध्रुवीकरण हो। अगर ध्रुवीकरण नहीं होता है तो जाति के आधार पर वोट पड़ेगा और जाति के आधार पर अगर वोट पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी उस अंकगणित में सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन से बहुत पीछे है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इन तमाम जगहों के चुनाव हैं जो बहुत पूरी तरह से या तो पोलराइज्ड हैं या पोलराइज्ड होने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उनमें कि वो पोलराइज्ड हो सकती हैं। और वायनाड से 4 तारीख को राहुल गांधी का पर्चा भरना, राहुल गांधी ने अब तक जितने मंदिरों के दर्शन किए हैं, जितने मठ में गए हैं, जितने गुरुद्वारों में गए हैं, पुष्कर में जाकर उन्होंने अपना गोत्र बताया है, जनेऊधारी ब्राह्मण रणदीप सुरजेवाला ने उनको बताया था भरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उन्होंने तस्वीरें जारी की थी। मेरे ख्याल से वायनाड के पर्चा भरने के बाद राहुल गांधी ने प्रो हिंदू दिखने की या सॉफ्ट हिंदुत्व को खेलने की जो कोशिश की है मनीष भाई, मुझे ऐसा लगता है कि उसको पूरी तरह काटने की कोशिश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वायनाड से उनके इलेक्शन के कारण खड़े होने के चलते कर रही है। और ये पूरी तरह से फिजा में ध्रुवीकरण को घोलने की कोशिश है और ये कहने की कोशिश है कि देखिए राहुल गांधी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं, वो मुसलमानों से कह रहे हैं हमको चुन कर दो, अमेठी वो हारने वाले हैं, हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं, हमें वोट दो। तो मुझे लगता है कि ये उसी की कोशिश है और ये बहुत सोचा समझा स्ट्रैटेजिकल। मैं इसीलिए मजाक कर रहा था कि कहीं वो मुस्लिम लीग आजादी के पहले वाली की बात तो नहीं कर रहे हैं। मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस पार्टी का नाम है, जिसके नेता ई अहमद है और ई अहमद कई बार चुने गए हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। यूडीएफ के अलायंस पार्टनर है। तो
वो जो है, क्योंकि वायनाड एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर ईसाई और मुसलमानों को अगर मिला दिया जाए तो 51% उनकी पॉपुलेशन होती है वोटर्स के हिसाब से, और 49% वहां पर हिंदू है। क्योंकि वहां पर चर्च बहुत ज्यादा प्रभावी है, वहां पर मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा प्रभावी है, इसलिए राहुल गांधी के जीतने की वहां पर पूरी संभावना है। और इसी के चलते उसको आधार बनाकर योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट उछाला है, और उसका जो मकसद है वो यही है कि ये जाकर लगे, और ये लगे कि राहुल गांधी एक बार फिर माइनॉरिटी के साथ खड़े हैं, हम मेजॉरिटी के साथ खड़े तो हमें वोट दीजिए। दीपक भाई, एक चीज है, कल हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो हमारा मंच था, उसमें जब धर्म को लेकर बात हो रही थी, आप भी थे वहां पर, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये नेताओं को फिर क्या हक बचेगा कि ये राजधर्म का पालन करते हैं, धर्म को सामने लाकर इस तरह से ध्रुवीकरण कर, तुष्टीकरण कर अगर अपनी ये राजनीति चमका रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है राजनीति चमकाने के लिए जितने प्रकार किए जाए, जितने प्रकार तो राजधर्म नहीं कहना चाहिए कि ये राजनीति साम दाम दंड भेद। चुनाव के वक्त जो है वोट के लिए अब एक जेन्युइन सवाल है, मेरा एक जेन्युइन सवाल है कि इससे पहले भी जब सहारनपुर में वो अपने नेता के बीजेपी कैंडिडेट के प्रचार प्रसार के लिए गए थे, तो वही इमरान मसूद जिन्होंने बहुत ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए थे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उनको कह दिया कि वो मसूद अजहर का दामाद है। तो ये पाकिस्तान, मसूद अजहर, हिंदू मुसलमान, ये आता रहेगा राजनीति में, और मोदी की सेना का भी जिक्र होगा, राष्ट्रवाद का भी जिक्र होगा। चुनाव आयोग इस सबके बीच कहाँ है? चुनाव आयोग जहां है वहां है, चुनाव आयोग खड़ा हुआ है, लेकिन मतलब आप हर रोज क्या कंट्रोल हो पा रहा है? टेक्निकली योगी मोदी की सेना वाले बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी से भी चुनाव आयोग ने जवाब मांगा, क्योंकि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। और देखिए किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने कि मोदी की सेना, फिर हमने मुख्तार अब्बास नकवी से पूछना, उन्होंने भी मोदी की सेना कहा। वीके सिंह पलट के जवाब देते हैं। वीके सिंह का जवाब यह है कि मोदी की सेना जो कहेगा वो देशद्रोही है। तो इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना, एक आगे ले जाएगा, एक पंचर करेगा उसको, एक आगे ले जाएगा। और प्रधानमंत्री के भाषण पर भी ध्यान दीजिए। आज प्रधानमंत्री के भाषण को इस नैरेटिव से अछूता मत छोड़िए। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में साफ साफ कहा है कि कुछ लोग पाकिस्तान में छपना चाहते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के प्रिय होना चाहते हैं, इसीलिए जब मैं स्ट्राइक करता हूं तो कुछ लोगों को रोना आता है। मेरे ख्याल से योगी मोदी ठीक उसी नैरेटिव को आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि ये जगह वो है जहां पर शार्प पोलराइजेशन हो सकता है, और अगर पोलराइजेशन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि हमारा कार्यक्रम लोकतंत्र जिंदाबाद है, तो काश 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 हमारे नेता गाय और गन्ने की बात करते, जो वाकई संकट में है इस पूरे वेस्टर्न यूपी के बेल्ट में। उन मुद्दों की बात होती तो समझ में आता था। सॉफ्ट हिंदुत्व बोल दिया, गाय की बात करी, गन्ने की बात करिए। गाय स्ट्रे कैटल की मैनेज की बात कर रही हूँ। स्ट्रे कैटल का मैनेज जो गाय सबसे बड़ा अगर कोई मैनेज इलाके में है आचरण, तो वो गन्ना है, पेमेंट है। शुगर मिल्स ने उनको कई हजार करोड़ के एरियर्स देने हैं जो नहीं दिए गए हैं अभी तक। किसानों का बुरा हाल है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रही थी इस पे दीपक, और उसमें से यही ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जब से ये इलीगल और लीगल स्लॉटर हाउसेस सबको ही बैन कर दिया गया है, किसान परेशान है। वो कहते हैं हम दिन में नहीं सो पाते हैं क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं, और रात को नहीं सो पाते हैं क्योंकि हमें अपनी फसलों को जाके गार्ड करना पड़ता है। वैसे एक खबर आ रही है, दीपक भाई एक छोटा सा मेरा सवाल था, चूंकि योगी जी वाली बात चल रही थी, मुझे एक चीज बताइए, क्या योगी जी को ट्वीट करना आता होगा? मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी बड़े सेवी हैं। अब पहले लोग सोचते थे क्या मोदी जी को आता होगा, लेकिन मोदी जी खुद अपना ट्वीट, मोदी जी अगर किसी चीज को करे ना करें, अपने लैपटॉप मतलब उनका जो आईपैड होता है कोई और ऑपरेट रहते हैं, नहीं ऑपरेट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनके ट्वीट, उनके डायरेक्शंस पे लोग टाइप करते होंगे, लोग उस चीज को आगे बढ़ाते होंगे। जितने ट्वीट एक दिन में प्रधानमंत्री करते हैं वो टेक्निकली और फिजिकली और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो उतने ट्वीट एक साथ लिख पाए, लेकिन कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर दिया जाता है और उसी के आधार पर उसी की बात को लेकर ट्वीट होता है। और आपको ये देखना होगा कि योगी जी और मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे प्रभावी नेताओं में से हैं, तो उनको थोड़ा तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि अगर वो अपना ट्वीट किसी से लिखवा लेते हैं तो गलत नहीं करते। गलत नहीं करते। मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि लोग टेक सेवी हैं। मैं तो बिल्कुल ही आउटरेटेड और बिल्कुल समझती नहीं हूँ टेक्नोलॉजी को। वैसे मैं अनुभव को कहूंगा कि एक और खबर चेक करने की कोशिश करें। ये खबर मेरे पास मेरे सूत्रों से आई है, उसको हमको चेक करना चाहिए। और वो खबर ये है कि इंदौर से सांसद
और लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ये कहा है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। 75 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, शायद पार्टी उनको टिकट नहीं देने जा रही थी या पार्टी ने उनसे ये बयान दिलवाया है। इसको हम चेक करेंगे, इसको हम बताएंगे कि सुमित्रा महाजन को पार्टी टिकट डिनाई कर रही है, पार्टी टिकट दे रही है, या सुमित्रा महाजन ने ये क्यों कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर हम आगे आए और आगे की खबर हम आपको बताते हैं। आचल, 75 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको टिकट पार्टी नहीं दे रही है, उस पर आपको क्या कहना है? मुझे लगता है फिर वाजपेयी जी की वो लाइन आती है, ना टायर ना रिटायर, और राजनीति से कभी रिटायर होते देखा नहीं गया है किसी को। जो विपक्ष, ये लीजिए खबर आ गई, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुमित्रा महाजन नहीं लड़ेंगी चुनाव। चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में अनिर्णय की स्थिति थी और उन्होंने अपना फैसला दे दिया है। अब पार्टी इसके बारे में निसंकोच फैसला ले। वो इस बात से मुझे लगता है वो थोड़ी सी आहत थी कि पार्टी ने उनके बारे में कोई सीधा सपाट और स्पष्ट निर्णय नहीं किया था। उनका कहना है कि पार्टी में अनिर्णय की स्थिति थी, इसलिए निसंकोच होकर पार्टी फैसला ले। तो यहां भी कोई टीस शायद मुझे लगता है ताई के मन में बाकी रह गई है। जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी ने वो टेक्स्ट मैसेज भेज दिया था कि रामलाल मेरे पास आए और उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ो, ठीक ऐसा ही आडवाणी जी के साथ हुआ था। तो 75 से ऊपर के जो नेता हैं उनकी विदाई कोई बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल अच्छे ढंग से नहीं हो। मुझे लगता है कि निसंकोच होकर ले फैसला, ये भी दिखाता है कि वो चाह रही थी कि इसको लेकर पहले फैसला हो जाता, एक तरह से फेस सेविंग, या फिर उनकी तरफ से ही ये बात आ जाती अगर वरिष्ठ नेता जो मान रहे हैं कि जैसे मुरली मनोहर जोशी का यही बयान आया, और आडवाणी जी के बारे में भी सूत्र जो बताते हैं कि अगर अमित शाह ने और मोदी जी ने खुद बात की होती तो बात अलग होती। बीच में किसी को भेजा गया और बोला गया कि आप कंटेस्ट नहीं करिए, जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है कि वो क्यों नहीं। तो मुझे लगता है यही वो बात। ये लगता है कि आडवाणी जी का जो ब्लॉग आया, कल बीजेपी का स्थापना दिवस है और ऐसी स्थिति में पार्टी की ओर भद्र हो, क्योंकि सबकी तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबके क्लैरिफिकेशन आ गए। ताई को लेकर एक असमंजस बना था कि ताई चुनाव लड़ेंगी या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्टी की भद्द न पिटे कि भाई आखिरी एक टिकट पर फैसला लेना है, बाकी सबको तो सूचित कर दिया गया। मैं ये दावे के साथ आपसे कह सकता हूं दीपक भाई आंचल कि किसी से भी राय नहीं ली गई, समझाया गया, बताया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे, सीधे तौर पर बताया गया। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और खबर मेरे पास आ रही थी, उसको देखने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए अपने फोन में रुक गया, लेकिन वो खबर अभी इतनी नहीं पकी है कि उसको मैं बता दूं ऑन स्क्रीन। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से ताई के मन में ये बात थी कि पार्टी उनसे बात करेगी, और ताई ने जो भी लोग थे जुड़े हुए, संघ के प्रभावी लोग और बीजेपी के प्रभावी लोग, उन्होंने उनसे बात की थी और उन्होंने उनसे कहा था कि पार्टी हमारे बारे में जो भी डिसीजन करे हमसे बात करके करे, हमको कॉन्फिडेंस में लेकर करे। ये अपने मन की भावना उन्होंने आरएसएस के लोगों को भी बताई थी और बीजेपी के लोगों को भी बताई थी। और मुझे लगता है अनिर्णय की स्थिति, निसंकोच होकर फैसला करे, ये जो शब्द लिखे गए हैं ये कहीं ना कहीं उनके मन की टीस को उजागर करते हैं कि जिस सेरेमोनियल ढंग से या जिस बड़े ढंग से उनकी विदाई होनी चाहिए थी, शायद वैसी पार्टी विदाई नहीं कर रही है। आपके सूत्र आपको आडवाणी जी के बारे में क्या बताते हैं? क्योंकि कुछ जो मैं पढ़ रही थी खबरें, उसमें ये भी आ रहा था कि आडवाणी जी चाहते थे कि बेसिक कर्टेसी कम से कम इतनी एक्सटेंड की जाए कि वो खुद कह दें कि वो 91 साल के हो चुके हैं, वो नहीं चुनाव लड़ना चाहते गांधीनगर से। लेकिन ये भी नहीं हुआ, सीधे टिकटों का ऐलान हो गया और वहां से अमित शाह चुनावी मैदान में उतरे, और इस बात को लेकर वो बेहद आहत है। क्या ये सही बात है? और मुरली मनोहर जोशी के बारे में भी आ रहा है कि कांग्रेस से लगातार बातचीत चल रही है, क्योंकि विपक्ष इसको कहेगा। वो सब तब रहा है जब पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है कल, और जिन्होंने स्थापना की वो मार्गदर्शक मंडल में है, उनके मार्गदर्शन की किसी को जरूरत नहीं है। तस्वीर याद है जिसमें आडवाणी जी, राम जेठमलानी, वाजपेयी जी और नानाजी देशमुख की वो तस्वीर, जब ये 6 अप्रैल 1980 में स्थापना हो रही थी, तब की तस्वीर अगर आडवाणी जी देख रहे होंगे, और आज की स्थिति बेहद परेशान। मैं ये चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूं जो सुमित्रा महाजन ने लिखी है। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है, सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है।
एक पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि भाजपा ने अभी तक इंदौर से लोकसभा के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। संभव है कि पार्टी निर्णय लेने में कुछ संकोच कर रही है। हालांकि मैंने पार्टी के नेताओं पर ही इस बारे में निर्णय छोड़ा था। वही बात मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा था कि आप हमसे बात करिए, जो निर्णय करना हो कर दीजिए, हमको बता दीजिए। निर्णय करने पर छोड़ा था, जो बात मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था। लेकिन उनके मन में कुछ असमंजस है, इसलिए मैं ये घोषणा करती हूं कि मुझे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। अब पार्टी अपना निर्णय मुक्त होकर और निसंकोच मन से करे। यह सुमित्रा महाजन का बयान है। तो जब आप एक बड़ी पार्टी चलाएं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आंचल, तो कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको। और मेरे ख्याल से घर की एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, लेकिन दीपक भाई आपके पास उससे बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिला के पास 10 और काम होते हैं। मैं इसको किसी अनादर के भाव से नहीं बोलता रहा हूं, मैं इसको बहुत सम्मान के भाव से बोल रहा हूं। आप अपने बच्चों को बेसिक कर्टसी देती हैं, जो कहा जाता है बिल्कुल बिल्कुल 1 मिनट के लिए अनुवा हम ब्रेकिंग लेने ही वाले हैं, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। उसको कई काम और करने पड़ते हैं। उसे अपने बच्चों को तैयार करना पड़ता है, उसे अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, उनको संस्कार देने होते हैं, उनको मातृभाषा सिखानी होती है। पितृभाषा नहीं कहा जाता, मातृभाषा कहा जाता है। घर में खाना बनाना होता है, पति गरम रोटी भी मांगता है, सास ससुर की सेवा करनी होती है, माँ बाप की सेवा करनी होती है, तो कई सारे और काम, ऑफिस का काम करना होता है, आपको एंकरिंग करनी पड़ती है। करनी पड़ती नहीं है, बहुत चाव से करती हूँ। नहीं, करनी पड़ती है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। लेकिन अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं, इसलिए मेरे मन में महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है। मेरे मन में भी, आपके मन में तो होगा, वो आप थोड़ी सी पार्शियल है, मुझे पता है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिकी न्यूज पब्लिकेशन फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट पर विवाद हो गया है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि भारत का फरवरी में अपने लड़ाकू विमान से पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा गलत हो सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हालात की सीधी जानकारी रखने वाले अमेरिका के 2 वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में पाकिस्तान के F-16 विमानों की गिनती की और कोई भी विमान गायब नहीं पाया गया। मैं इसका कारण बताऊंगा, मुझे बहुत मेरे पास भी एक कारण। चलिए आप बताइए। मेरे पास एक कारण है कि अगर ये विमान मार गिराने की बात है, तो इसका आप ये समझिए सीधा जो इस पे असर होगा, इस विमान की जो कंपनी है जिसने बनाया लॉकहीड मार्टिन, उस पे होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारिक दृष्टि की सोच के साथ ये जो बयान आ रहा है, ये आंकड़े सही हैं, किसी विमान को नहीं मार गिराया गया। मतलब आप तो ये मानिए कि AK-47 को 303 भी नहीं, देशी कट्टे ने खत्म कर दिया। ठीक वही कि भाई फिएट ने फरारी को हरा दिया। फिएट ने फरारी को हरा दिया। आप जैसे कल जीत गए थे, आपकी फिएट आगे निकल गई थी, हमारी फरारी पीछे रह गई थी। कल इनकी फिएट आगे निकल गई थी, हमारी फरारी पीछे रह गई थी भोपाल जाते हुए। और वही हुआ। भारत यही दावा कर रहा है कि उसने मिग के जरिए F-16 को मार गिराया। और वही हमने आगे लिखा हुआ है। भारत ने कहा था कि 27 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप पर भारतीय वायुसेना की तरफ से हमले किए गए थे। इस घटना के अगले दिन भारत की तरफ से भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान ने उस पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया था, जो भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अभिनंदन के विमान पर हमला हुआ था। अभिनंदन वर्धमान नियंत्रण रेखा के पार जाकर उतरे और 3 दिन तक पाकिस्तान की हिरासत में रहे और फिर उन्हें भारत को लौटाया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो इस खबर में नहीं लिखी है, और वो बड़ी बात यह है कि वो जो विमान जो अभिनंदन चला रहे थे वो एक मिग विमान था, मिग 21 था। और मेरे कुछ सवाल 21 ने एक F-16 को मार गिराया। तो जो कंपनियां बता रहे थे लॉकहीड मार्टिन, उसकी हालत खराब थी और उसकी हालत इस तरीके से खराब थी। ये जो आ रहा है ये उसी को ध्यान में रखकर, और इसीलिए अमेरिका के जो लोग हैं वो बार बार दुनिया को कन्विंस कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में वो F-16 बेचना चाहते हैं। और उनके लॉकहीड मार्टिन के लॉकेट में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई मिग 21 ने उनके F-16 को मार गिराया था। सुमित हमारे सहयोगी है। सुमित, एक बार फिर रफू करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के बयान को इसी संदर्भ में देखा जाए। देखिए, निश्चित तौर पर ये बयान को इसी संदर्भ में देखने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये एक पूरी की पूरी इकोनॉमी है, डिफेंस इकोनॉमी है, जिसके बूते अमेरिका चलता है। और खासतौर पर ये बात
भी देखनी चाहिए दीपक जी कि किस तरीके से इस बात को अभी तक सिर्फ अनऑफिशियली उस फॉरेन पॉलिसी की तरफ से कहा गया है, जो मैगजीन जो डेली न्यूज़पेपर है उसकी तरफ से कहा गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा बयान अभी तक सामने नहीं आया। और लगातार ये बात तब से ही कही जा रही है क्योंकि MiG-21 जो है एक रशियन एयरक्राफ्ट है जो काफी सालों काफी दशकों पुराना है। F-16 एक लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, एक फॉरवर्ड एयरक्राफ्ट है जिसको पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जब इसका कंपैरिजन होता है, जब इस स्तर के ऊपर चीजें सामने आती है, तो निश्चित तौर पर F-16 की न सिर्फ मार्केट बल्कि उसकी साथ जुड़ी हुई इकोनॉमी जो है अमेरिका की, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। यही वजह है कि इसकी तरफ से लगातार ये बातें अमेरिकी कई न्यूज़पेपर्स की तरफ से या मैगजीन्स की तरफ से लगातार कही जा रही है। दीपक जी, और यहाँ पर दीपक एक सवाल जो खास तौर से एमराम दिखाया गया था, जो टुकड़े दिखाए थे, एमराम वो वेपन सिस्टम है जो सिर्फ F-16 पे लॉन्च किया जा सकता है। तो सवाल ये खड़ा होगा कि हमारे पास वो कहां से आया, क्योंकि हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स ने आके उसको बाहर दिखाया था। तो सबसे बड़ा तो पोक होल ये कर दिया जाता है। फिर अगर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स को ये खबर एट्रीब्यूट की गई है, तो वो सामने आकर ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक फॉरेन पॉलिसी को ये खबर लिखवाई जा रही है एक जर्नल में, वहां से ये पर्कुलेटिव आ रही है, तो ये सिर्फ डंप कराई जा रही है। मुझे लगता है F-16 विमान को मार गिराने की खबर सामने आई थी, तब से पूरा फॉरेन मीडिया बालाकोट पर जो एयर स्ट्राइक भारत ने की थी उस पर सवाल उठा रहा है। जितना फॉरेन मीडिया है, चाहे वो यूके का हो, खासकर अमेरिका का, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि F-16 को मार गिराने का भारत का दावा गलत है। और मेरे ख्याल से ये जो छपा हुआ है इस जर्नल के अंदर, ये उसी का एक्सटेंशन है। अमेरिका अपनी शायद शर्मिंदगी को इस आर्टिकल के जरिए थोड़ी सी मिटाने की कोशिश कर रहा है। कितनी मिट पाएगी वर्ल्ड मार्केट में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आचल वक्त खत्म हो गया है। अनुभव ऊपर से कई बार बोल चुकी है कि बुलेटिन ओवर जा रहा है और न्यूज मीटिंग हम आज यही खत्म करते हैं, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे न्यूज मीटिंग में और फिर आपको एक बार बताएंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कहां पहुंचा।